सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्हों के विषय में। और आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि विराम चिन्ह आपके 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो आप लोग के 4th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है वो है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इसीलिए आप लोग इसमें भाषा पढ़ रहे हैं। और अगर आप किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उस भाषा के व्याकरण को भी जानना बहुत जरूरी होता है। और व्याकरण में जो विराम चिन्ह होते हैं उनका बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि अगर विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखेंगे हम तो कोई एक कहानी हम क्लास में पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों को बस एक ही लय में उस पूरी कहानी को सुनाते हुए चले जाएंगे, कहीं रुकेंगे ही नहीं। तो बहुत जरूरी है हमें ये पता हो कि पूर्ण विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है। तो इन सभी चिन्हों के बारे में एक शिक्षक को पता होना चाहिए और विद्यार्थियों को भी इसे बताना चाहिए। तो इसीलिए विराम चिन्हों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आपके चार के चारों सेमेस्टर में विराम चिन्ह है, चारों सेमेस्टर में दिया हुआ है। आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। चारों सेमेस्टर में देने का उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग विराम चिन्हों को अच्छे से समझ लें। और हिंदी विषय में तो चारों सेमेस्टर में आपको मिलेगा ही। अब ये देखिए, आप फर्स्ट पेपर में भी आपको यहाँ पर ये पढ़ने को मिल रहा है। दोस्तों, चलिए विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान व प्रभावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जब कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। वैसे ही हिंदी भाषा में जब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, तो हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, और पूर्ण विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देखिए विराम चिन्ह कौन कौन से हैं हिंदी में। तो पूर्ण विराम इस तरीके से होता है, एक वर्टिकल लाइन होती है। और अल्प विराम में सिर्फ एक कॉमा होता है, अल्प विराम में सिर्फ एक कॉमा होता है। और अर्ध विराम में एक बिंदु और फिर उसके बाद एक कॉमा होता है। फिर देखिए, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह में प्रश्न सूचक इस तरीके से, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक ये विराम चिन्ह होता है। तो चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो यही क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह ही लगता है। फिर विस्मयादिबोधक, हर्ष, शोक, दुख जब प्रकट करना होता है तो क्या करते हैं हम, इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन और उसके नीचे क्या करते हैं, एक बिंदु लगा देते हैं। अपूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह इस तरीके से दो बिंदु लगा करके। फिर निर्देशक चिन्ह आता है इस तरीके से, हाइफन। इसके बाद योजक चिन्ह, योजक में भी यही सेम चिन्ह होता है। विवरण चिन्ह, विवरण जब किसी चीज का हमें विवरण देना होता है तो इस तरीके से दो बिंदु और फिर एक लाइन। इसके बाद देखिए अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा कब यूज करते हैं, जब किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन होता है या किसी के द्वारा कही गई कोई परिभाषा होती है। इसके बाद आप देखिए, फिर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, शॉर्ट बनाने के लिए किसी भी लंबे से जगह को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश को हम उ लिख करके इस लाघव चिन्ह का प्रयोग, फिर प्र लिख करके लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट में लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। फिर है लोप अथवा हंस पद, फिर इसके बाद कोष्ठक, फिर योग चिन्ह, समता चिन्ह और इतिश्री। तो इन सब के बारे में हम ये 16 के 16 चिन्ह यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सभी के बारे में हम आसानी से यहाँ पर पढ़ेंगे। और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से आज की इस वीडियो में विराम चिन्हों को समझ लेंगे। क्योंकि ये जो विराम चिन्ह है ये आपके चारों सेमेस्टर में आपके साथ हैं। तो इस सेमेस्टर में भी आपको इनको अपने साथ ही रखना है, क्योंकि इनसे एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। और केवल आपके इस भाषा वाले चैप्टर में नहीं, यानी कि जो फर्स्ट पेपर है ये तो 50 नंबर का होता है, इसमें से इससे पक्का क्वेश्चन आने ही वाला है। लेकिन आप लोग का जो 25 नंबर का हिंदी का पेपर होगा उसमें भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप एक बार पढ़ोगे तो आपको दो बार फायदा होने वाला है।
तो देखिए सबसे पहले है पूर्ण विराम चिन्ह। ये तो सबसे आसान है, हम सभी को पता है। वाक्य की समाप्ति पर तथा कविता के अंतिम चरण के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि पिताजी की अवस्था 55 वर्ष है, मेरा नाम मोहन है। इस तरीके से लिख करके फिर इस तरीके से पूर्ण विराम चिन्ह, इस प्रकार से और कई सारे सेंटेंस आप बना करके और उस पर पूर्ण विराम चिन्ह लगा सकते हैं। यहाँ पर और भी सेंटेंसेज आप बना सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद चलिए देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब, अल्प का मतलब होता है बहुत बहुत कम समय के लिए। तो अल्प विराम मतलब बहुत कम समय के लिए जब हमें ठहरना होता है तो वहां पर हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अल्प विराम में बहुत ही कम समय के लिए रुकना होता है, यानी कि जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े वहां पर अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे कि गोपाल, हरि, श्याम और राम खेल रहे हैं। तो गोपाल और हरि के बाद आप देखिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से गोपाल, हरि, श्याम और राम खेल रहे हैं। तो आप देखिए गोपाल और हरि के बाद बहुत बहुत अल्प समय के लिए रुका गया, तो इसीलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉमा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अर्ध विराम चिन्ह दिया हुआ है, सेमीकोलन। तो जब अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाते हैं। तो पूर्ण विराम का आधा होता है अर्ध विराम। अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा। तो पूर्ण विराम से आधा समय जहां पर लगता है वही होता है अर्ध विराम चिन्ह, या फिर अल्प विराम से थोड़ा सा और अधिक समय लगता है, अल्प विराम से थोड़ा सा और समय लगता है अर्ध विराम में। तो जब अल्प विराम से कुछ अधिक समय तक रुकना पड़े तब अर्ध विराम लगाते हैं। जब अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकना पड़े तब अर्ध विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो मातृभाषा का स्थान शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है, उससे जरा भी कम नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए सकता है कि आगे देखिए क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन, यानी कि अर्ध विराम चिन्ह। तो मातृभाषा का स्थान शिक्षा योजना में सर्वोच्च ही हो सकता है, उससे जरा भी कम नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अर्ध विराम से, अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय लिया। अब इसके बाद आता है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह। तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह क्या होता है, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि क्या तुम खाना खाओगे, तो किसी से पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं। फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि किसी से कुछ पूछने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का। इसके बाद आता है दोस्तों विस्मयादिबोधक या संबोधन या आश्चर्य चिन्ह भी इसको हम कहते हैं। तो जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता या आश्चर्य आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि वाह कितना सुंदर फल है, हाय यह क्या हो गया। तो वाह क्या, ये आश्चर्य करने वाली बात, वाह कितना सुंदर फूल है, तो यहाँ पर आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। और इसमें देखिए हाय यह क्या हो गया, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोक प्रकट किया जा रहा है। तो जहां पर भी जिस भी वाक्य में बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक शोक, बहुत अधिक भय, बहुत ज्यादा आश्चर्य दिखाया जाता है वहां पर क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए अपूर्ण विराम या उपविराम। तो पैराग्राफ ब्रेक भी इसे कहते हैं हम, अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। जब किसी बात को कुछ अलग करके ही बताना हो तो उपविराम चिन्ह का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि किसी ने ठीक कहा है, लालच बुरी बला है। किसने कहा ये नहीं पता, किसी ने कहा है, तो इसे हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, कॉमा में कॉमा लगा दिया, इस जहां पर शुरू हुआ वहां से जहां पर खत्म हुआ वहां तक। तो इसे हम अपूर्ण विराम या उपविराम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए निदेशक चिन्ह या डैश। तो हमें डैश तो पता ही है हम कब कब इसका प्रयोग करते हैं, किसी शीर्षक तथा उपशीर्षक के आगे इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि भाषा का महत्व डैश। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे, भाषा के महत्व को क्या क्या हम जानते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत। फिर जहां उदाहरण देना होता है जैसे, तो जैसे के आगे हम क्या लगाते हैं, यही निदेशक चिन्ह या डैश ही लगाते हैं। तो जैसे राम सीता पुस्तक
आदि। तो जैसे कि आगे यहाँ पर आप देखिए यही लगा हुआ है डैश या निदेशक चिन्ह। फिर देखिए वक्ता के वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व पिताजी ने कहा गोपाल खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भी देखिए निदेशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है योजक एवं समास चिन्ह। तो समास चिन्ह दोस्तों इसलिए कहा गया है क्योंकि माता पिता भाई बहन इन सब में क्या होता है द्वंद्व समास होता है ना। द्वंद्व समास में जितने भी समस्त पद होते हैं सब में क्या होता है ये योजक चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा गया है। तो योजक एवं समास चिन्ह यानी कि हाइफन इसका प्रयोग संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है। जैसे कि धीरे धीरे जब एक ही बात को क्या किया जा रहा है बार बार कहा जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर माता पिता भाई बहन दिन रात इनके बीच में भी योजक चिन्ह का ही प्रयोग होगा। बुराई भलाई इसके बीच में भी जितने अपोजिट वर्ड होंगे ऊंचा नीचा सबके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा योजक या समास चिन्ह क्या होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं विवरण चिन्ह या डिटेल आइकॉन। तो किसी विषय या बात को समझाने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी विषय या बात को समझाने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हिंदी की परिभाषा, तो परिभाषा के आगे हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग किया। इस तरीके से अभी आपने देखा विवरण चिन्ह इस तरीके से और इसी का प्रयोग मैं अधिकतर करती भी हूँ अपने सभी लेक्चर्स में। तो देखिए संधि के प्रकार इस तरीके से संधि के प्रकार आगे आप इस तरीके का विवरण चिन्ह प्रस्तुत करेंगे। फिर संधि के प्रकारों को लिखेंगे आप स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। तो इस तरीके से आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हिंदी की परिभाषा अगर लिखना होगा तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह सबसे इजीएस्ट। देखिए दोस्तों इन चिन्हों का प्रयोग निम्न स्थानों पर करते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इन्हें हम कहते हैं। तो याद रखिएगा कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास भी इनको हम कहते हैं। किसी के महत्वपूर्ण वचन को उद्धृत करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि बुद्ध ने कहा जीव हत्या पाप है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जीव हत्या पाप है, उनका ये कथन है। तो इसको हम किस में रखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। फिर महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही धर्म है। तो इसको हमने क्या किया इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा या उद्धरण या अवतरण चिन्ह के रूप में इसको हमने क्या किया प्रदर्शित किया। इसके बाद देखिए फ्रॉबेल के शब्दों में पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव की कड़ी है। तो इसको भी हमने क्या किया डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। फिर कहावत लिखते समय जैसे कि किसी ने ठीक ही कहा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया है। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है ये कहावत है लेकिन किसने कहा है ये क्लियर नहीं है, इसीलिए हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। इसके बाद दोस्तों आता है लाघव चिन्ह या संक्षेपक। तो देखिए लाघव चिन्ह या संक्षेपक यही मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि यह क्या करता है संक्षेप कर देता है छोटा कर देता है। जैसे कि किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संक्षेप में लिखने पर यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के लिए हम इस तरीके का ही प्रयोग करते हैं, इस तरीके से ही मेनली लिखते हैं। उत्तर प्रदेश को भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं अगर जगह की कमी होती है या हमें जल्दी में लिखना होता है। केंद्रीय सुरक्षा बल को इस तरीके से हम लिख देते हैं सबके आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करके। फिर लखनऊ विश्वविद्यालय अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कर देते हैं बहुत छोटा कर देते हैं। छोटा लिखने के लिए ही लाघव चिन्ह या संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए लोप या हंस पद, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। लोप मतलब होता है गायब हो जाना या छूट जाना, ठीक है। तो लोप का मतलब याद रखिएगा और हंस पद भी कहते हैं इसको। तो चाहे आप लोप चिन्ह कहिए चाहे आप हंस पद कहिए, इसका यूज कब होता है जब सेंटेंस हम बनाते हैं। तो अगर कोई शब्द छूट जाता है यानी कि जब सेंटेंस हम बनाते हैं या वाक्य रचना करते हैं उसमें कोई शब्द बीच में छूट गया तो छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह को लगा करके ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है। जैसे कि जायसी शाखा के कवि थे, किस शाखा के प्रेम मार्गी। तो इस सेंटेंस में हमने प्रेम मार्गी लिखना हमें भूल गया
तो हमने क्या किया, इस हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर क्या किया, हमने लिख दिया। तो जैसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, कोई भी सेंटेंस को पढ़ेगा तो कंप्लीट पढ़ लेगा। इसके बाद श्री रामचरितमानस के श्री तुलसीदास जी, हमने क्या यहाँ पर छोड़ दिया, लेखक। तो श्री रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। इस चिन्ह को लगा करके, हंस पद चिन्ह को या लोप चिन्ह को लगा करके हमने उस शब्द को क्या किया, लिख दिया। यहाँ पर प्रेम मार्गी छूट गया था पहले सेंटेंस में, दूसरे में लेखक छूट गया था। तो इस तरीके से हम हंस पद या लोप चिन्ह का प्रयोग करके क्या कर लेते हैं, उस सेंटेंस को सही कर लेते हैं बिना उस सेंटेंस को कट किए। तो ये एक अच्छा तरीका है। ये लोप चिन्ह या हंस पद चिन्ह का प्रयोग अक्सर हमें करना होता है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद कोष्ठक आता है। तो कोष्ठक हम सभी लोगों को पता है, मेनली 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने गणित में पढ़ा ही है। ये बड़ा कोष्ठक हो गया, ये मझला कोष्ठक हो गया और ये छोटा कोष्ठक हो गया। तो कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के अन्य नामों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथों की रचना, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की है। तो आप देखिए, तो इन्होंने अनेक ग्रंथों जैसे कि रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, इसको बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, कोष्ठक का प्रयोग किया। इसी प्रकार संज्ञा के तीनों भेदों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक का विवेचन किया जा रहा है। तो तीनों भेदों को हमने किस में लिख दिया, कोष्ठक में करके लिख दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि कैसे हम कोष्ठक का प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी किसी व्यक्ति के और रचनाओं को बताने के लिए या किसी वस्तु के अन्य नामों को बताने के लिए। अब इसके बाद आता है योग या योग चिन्ह या समता चिन्ह। तो इक्वल टू साइन। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए योग चिन्ह, योग का मतलब क्या होता है, जोड़, और समता का मतलब होता है बराबर या समान। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों चिन्हों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए योग चिन्ह और समता चिन्ह दोनों को एक साथ बताया गया है। तो योग मतलब जोड़, जैसे कि शुभ धन आगम शुभागम, देवधन इंद्र देवेंद्र, निधन रोग निरोग, और यहाँ पर बराबर यानी कि समता का चिन्ह भी प्रयोग हुआ है और योग का चिन्ह भी प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद देखिए इतिश्री। इतिश्री तो सबसे इजीएस्ट है। इतिश्री मतलब कि अब कोई भी अध्याय जब खत्म हो जाता है तब हम इतिश्री लिखते हैं। जैसे कि कोई कहानी हमने बच्चों को बताई और किताब में पढ़ करके उसको हमने उसे सुनाया, और जब वो कहानी खत्म होती है तो उस पेज पर कुछ इस तरीके का चिन्ह बना होता है, या कोई रचना या कोई ग्रंथ खत्म होता है। आप रामचरितमानस को उठा के देखिए, या कोई भी आपके पास, आपके घर में कोई भी धार्मिक किताब हो या फिर पाठ्यक्रम की किताब हो, तो आप देखिए कि जब कोई रचना या कोई कहानी खत्म होती है तो इस तरीके का चिन्ह बना होता है उस पेज में नीचे, यानी कि अब यह क्या हो गया, इस रचना का अंत हो गया, यानी कि ये कहानी या ये रचना अब खत्म हो गई। तो किसी लेख या रचना के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया इतिश्री, मतलब अब इतना ही था, यानी कि अब ये क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, ये पूरी रचना खत्म हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने हिंदी के सभी चिन्हों को पढ़ लिया। हिंदी भाषा में जितने चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सारे के सारे विराम चिन्ह आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 14 और 15, ये योग और समता चिन्ह, ये दोनों हमने कहाँ देखा, एक ही में देखा है। तो समता चिन्ह इस तरीके से बराबर का होता है और योग मतलब धन होता है। तो ये आप लोगों को पता ही है। ये 14 और 15 मैंने एक में बताया है, अभी आपने देखा है। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे 16 के 16 चिन्हों के विषय में मैंने बता दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ, ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा विराम चिन्हों का। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले ही शेयर कर दिया करें, जिससे और जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके साथ, आपके भाई बहन आपके कक्षा के हैं या आपके क्लासमेट हैं या आपके साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, सभी लोग जुड़ पाएं और सभी लोग, आप लोग साथ में वीडियो को देखें और तैयारी को बेहतर बनाएं। दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी 4th सेमेस्टर के सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी प्रशिक्षुओं के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग वीडियो को देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और आप लोग अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट आप लोग जरूर करके जाइएगा। आपके लाइक और कमेंट का वेट रहता है दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करते हैं लगातार वीडियोस को बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।